बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की। वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। In male reproductive system, a pair of testes are present from 4th to 6th segment. Male reproductive system में दो टेस्टीज है या एक पेयर टेस्टीज है, ये 4th से 6th सेगमेंट तक जो है और 4 लोब्स में डिवाइडेड है इस तरह से। These lobes are again divided into lobules. ये लोब्स फिर से डिवाइडेड होते हैं छोटे छोटे लोब्यूल्स में, और यहाँ जो स्पर्मेटोजोन बनता है वो वास डिफरेंस से कंडक्ट होके यहाँ आता है सेमिनल वेसिकल में और वहां स्टोर हो जाता है। यहाँ पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है। नीट रिसेंटली ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि स्टोरेज ऑफ स्पर्म मेल कॉकरोच में कहाँ होता है, तो वो कौन सी जगह है? सेमिनल वेसिकल। आसानी क्वेश्चन पूछता है कॉकरोच से, बहुत कठिन क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, पर ज्यादातर बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर पूछ लेगा कि मेल कॉकरोच में स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है, तो सेमिनल वेसिकल में, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। सेमिनल वेसिकल जो है, इट इज सराउंडेड बाय 2 टाइप्स ऑफ टिब्यूल्स। ये 2 तरह के टिब्यूल से सराउंडेड है। ये बड़े बड़े टिब्यूल्स हैं, लार्ज टिब्यूल्स, दे आर नोन एज यूट्रिकुलाई मेजोर्स। क्योंकि लार्ज हैं तो नाम दिया गया है मेजोर्स, यूट्रिकुलाई मेजोर्स। और छोटे टिब्यूल्स यूट्रिकुलाई ब्रिवियोर्स। यूट्रिकुलाई मेजोर्स, ब्रिवियोर्स और सेमिनल वेसिकल मिलकर ये ग्लैंड बनाते हैं जिसका शेप मशरूम जैसा है, देखने में मशरूम जैसा है, इसीलिए इसको मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड कहते हैं। दैट मीन्स यूट्रिकुलर ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड इज फॉर्म्ड ऑफ यूट्रिकुलाई मेजोर्स, यूट्रिकुलाई ब्रिवियोर्स एंड सेमिनल वेसिकल। इस मशरूम ग्लैंड के ऊपर एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। दिस इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड के टॉप पे ये फैलिक या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर स्पर्मेटोजोन का स्टोरेज हो रहा है, उसके बाद स्पर्मेटोजोन इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलता है और इधर आपको ये एक डक्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। कॉपुलेशन में हेल्प करने के लिए इसके पास 3 फेलोमियर्स हैं। ये फेलोमियर्स या इन्हें गोनैपोफाइसिस कहते हैं। मेल फेलोमियर्स और मेल गोनैपोफाइसिस, ये 3 होते हैं। ये है लेफ्ट फेलोमियर जो कि लार्जेस्ट है, ये है राइट फेलोमियर और ये है वेंट्रल फेलोमियर जो कि स्मॉलेस्ट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो हम इस तरह से बात करते हैं, इधर राइट इधर लेफ्ट होता है वर्टिब्रेट का। जब हार्ट की बात करते हैं तो राइट इधर बनाते हैं, लेफ्ट इधर बनाते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। मगर कॉकरोच या इनवर्टिब्रेट के केस में हम इस तरह से रख के नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं, सीधे ऐसे कॉकरोच को पुट करते हैं। इसका मतलब जब वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो जिधर हमारा राइट हैंड साइड फेस करता है उधर लेफ्ट होता है। जैसे इधर लेफ्ट हार्ट होता है और इधर कौन सा होता है? राइट, जबकि इधर हमारा राइट हैंड है। मगर इनवर्टिब्रेट में जिधर आपका हाथ है उस तरफ वही वाली डायरेक्शन होगी। इधर राइट हैंड है तो राइट साइड कॉकरोच का और इधर लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। वर्टिब्रेट में इधर लेफ्ट होता है इधर राइट, जब डायग्राम बना होता है पेपर पे। मगर इनवर्टिब्रेट में इधर आपका राइट है तो इधर राइट ही होगा और इधर लेफ्ट होगा। इसका मतलब वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों में अलग होता है। वर्टिब्रेट को ऐसे डायग्राम बना के देखते हैं सीधे, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, और इनवर्टिब्रेट को ऐसे, इसका मतलब इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तभी दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में ये फोटोग्राफ वो प्रिंट हो जाता है, क्योंकि हमारी फोटोजेनिक मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए ज्यादातर डायग्राम्स जो है वो जरूरी होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम आपकी स्टडीज में इन्वॉल्व हो। आपने फोटो तो याद कर लिया, आपको याद था कि इधर वाला जो है वो लार्जेस्ट था। अब आप इधर वाले को जो है ना लेफ्ट की जगह राइट समझ रहे हो। अगर आप वर्टिब्रेट के डायग्राम को एज्यूम कर लोगे तो इनवर्टिब्रेट में उल्टा होता है। ठीक है, ये बार बार बता रहे हैं क्योंकि कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कमिट करते हैं।
आसान से क्वेश्चन में जब ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट फेलोमियर कौन सा है और बच्चा उसे गलत कर दे तो फिर वो सिलेक्शन डिजर्व नहीं करता। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, उन गलतियों से आप बहुत दूर हो जाते हैं सिलेक्शन से। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये लेफ्ट फेलोमियर जो कि लार्जेस्ट है, ये राइट फेलोमियर और ये वेंट्रल फेलोमियर जो कि स्मॉलेस्ट है। लेफ्ट फेलोमियर में देखिए तो स्ट्रक्चर है टिटिलेटर एंड दिस इज सीडोपेनिस। दिस इज नोन एज सीडोपेनिस बिकॉज इट डज नॉट हैव द इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये कुड से यहाँ पर जो है यहाँ से सीमेन इजेक्ट आउट नहीं होता, वो यहाँ से होता है। स्पर्मेटोजोन यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट से निकलते हैं, इसमें से नहीं निकलते, इसीलिए इसको सीडोपेनिस कहते हैं। और सीडोपेनिस इसलिए क्योंकि ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है मगर इसमें इजैकुलेटरी डक्ट नहीं होता, इसीलिए दिस इज नोन एज सीडोपेनिस। और टिटिलेटर, इट आल्सो हेल्प्स इन कॉपुलेशन। These structures helps to open the female genitalia so that spermatozoon can be deposited in the female genitalia. ये फीमेल जेनेटिलिया को खोल के रखने में मदद करते हैं ताकि स्पर्मेटोजोन्स को फीमेल जेनेटिलिया में डिपॉजिट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि स्पर्मेटोजोन यहाँ स्टोर हुए और फिर इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आए। तो यहाँ पर यूट्रिकुलाई, मेजोर्स, ब्रिव्योर्स, फेलिक ग्लैंड, इनके क्या रोल है? इनका कुछ तो रोल होगा, ऐसे ही तो यहाँ पे है नहीं। जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बाहर आता है वो उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। अलग अलग स्पर्म्स बाहर नहीं आते बल्कि वो साथ में एग्रीगेट बना के आते हैं और एग्रीगेट बना के फीमेल में जाते हैं, उसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है स्पर्मेटोफोर? दिस इज कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोन्स। देखिए ये से दिस इज स्पर्मेटोजोन, ये कई सारे स्पर्मेटोजोन्स हैं, दे आर ग्रुप टुगेदर। ये स्पर्मेटोजोन साथ में ग्रुप्ड हो जाते हैं और इनके ऊपर इस तरह से ये पहली मेम्ब्रेन बनती है। दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन फॉर्म अपॉन द कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोन्स। ये पहली मेम्ब्रेन जो है ना वो बनाता है सीक्रेशन ऑफ यूट्रिकुलाई मेजोर्स। तो फर्स्ट मेम्ब्रेन बनाया सीक्रेशन ऑफ यूट्रिकुलाई मेजोर्स, उसके बाद इसके ऊपर दूसरी एक और मेम्ब्रेन बनती है तब जब ये स्ट्रक्चर इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा होता है। जब इजैकुलेटरी डक्ट में जा रहा होता है तो इजैकुलेटरी डक्ट का सीक्रेशन इसमें एक और मेम्ब्रेन बना देता है। इजैकुलेटरी डक्ट का सीक्रेशन वो सेकेंड मेम्ब्रेन बनती है और जैसे ही ये स्ट्रक्चर यहां से इजेक्ट आउट होता है फेलिक ग्लैंड का सीक्रेशन इस पे एक और मेम्ब्रेन बना देता है और तीसरी मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से थर्ड मेम्ब्रेन, और तब ये स्ट्रक्चर जो है बाहर फीमेल जेनिटल ऑर्गन में जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है which is covered by 3 membranes, this structure is known as spermatophore। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर में क्या क्या चीजें आप जानते हो? दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, ये कई सारे स्पर्म्स हैं, कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, ये 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। जो फर्स्ट लेयर इसमें बनी है, फर्स्ट लेयर या फर्स्ट मेम्ब्रेन, वो बनी है यूट्रिकुलाई मेजोर्स के सीक्रेशन से। जो सेकेंड लेयर बनी है, सेकेंड लेयर, दिस इज फॉर्म्ड बाय द सीक्रेशन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट के सीक्रेशन से बनी है। और जो सबसे ऊपर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो फेलिक ग्लैंड के सीक्रेशन से बनी है। तो ये जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर, दिस इज फॉर्म्ड बाय द सीक्रेशन ऑफ फेलिक ग्लैंड। और इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर स्पर्मेटोफोर बन गया। दैट मीन्स कि स्पर्मेटोफोर क्या है? कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स कवर्ड बाय 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय यूट्रिकुलाई मेजोर्स, second layer is formed by the secretion of ejaculatory duct and third layer is formed by the secretion of phallic gland। तो इससे हमें फंक्शन भी पता लग गए जो अलग अलग स्ट्रक्चर है। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यूट्रिकुलाई मेजोर्स का फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर, phallic gland का सीक्रेशन फॉर्मेशन ऑफ थर्ड लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर।
और इजैकुलेटरी डक्ट का सीक्रेशन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड लेयर अराउंड द स्पर्मेटोफोर। अब बात आती है कि ये छोटे छोटे भी तो है यूट्रिकुला ब्रिव्यूर्स, इनका भी तो कुछ फंक्शन होगा। तो यूट्रिकुला ब्रिव्यूर्स का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये स्पर्मेटोफोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कौन? ब्रिव्यूर्स। यूट्रिकुलाe ब्रिव्यूर्स दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यूट्रिकुलाe ब्रिव्यूर्स दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोन को। तो सारी बातें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता लग गई। क्या क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं कि टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? दे आर लोकेटेड फ्रॉम 4 to 6 सेगमेंट। इसके अलावा फैलिक ग्लैंड का फंक्शन, यूट्रिकुला मेजोर्स, ब्रिव्यूल्स का फंक्शन, इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन, फेलोमियर्स का फंक्शन दैट इज कॉपुलेशन, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड किसका किसका बना हुआ है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, सेमिनल साइकिल, ये बातें याद रखनी है जो मैंने अभी लेक्चर में आपको सारी बातें बताई। यही पूछा जाता है, कुछ और नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फीमेल में भी एक पेयर ओवरीज होती हैं जो 2 to 6 सेगमेंट तक होती हैं। देखिए टेस्टिस वो 4 to 6 4 से 6 तक, ओवरीज 2 से 6 तक 2 to 6 दोनों 6 तक जो है प्रेजेंट। अब टेस्टिस वो 4 से स्टार्ट हो रही है, ओवरीज वो सेकंड से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। तो अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट फ्रॉम सेगमेंट 2 to 6, 2 से 6ठे सेगमेंट तक ये ओवरीज प्रेजेंट होती हैं और these ovaries are again divided into 8 ओवरियोज। हर ओवरी 8 ओवरियोज में डिवाइडेड होती है, 8 इधर और 8 इधर। अब इन ओवरियोज के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर पार्ट है फिलामेंट, जिसका काम होता है अटैचमेंट। ये ओवरियोज बिल्कुल ऐसे हैंग नहीं करते कि ऐसे घूमते रहे इधर से उधर, ये जुड़े होते हैं बॉडी वॉल से विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट जोड़ के रखता है इन ओवरियोज को। सेकेंड पार्ट है जर्मेनियम, जहां पर ओवा का फॉर्मेशन बिगिन होता है, स्टार्ट होता है। थर्ड पार्ट है वाइटलेरियम, जहां मैचुरेशन ऑफ ओवा टेक्स प्लेस, यहां मैचुरेशन होता है। फिर एग चैम्बर, एग चैम्बर में एक समय पे एक ही एग होता है, ओनली एग, वन एग एट अ टाइम इज प्रेजेंट इन एग चैम्बर। तो एग चैम्बर में एक समय पे एक ही एग, और उसके बाद ये होता है पेडिसेल और नीचे ये ओविडक्ट। ओविडक्ट की बात करें तो ये राइट ओविडक्ट, ये लेफ्ट ओविडक्ट और ये कॉमन ओविडक्ट हमने मार्क नहीं किया है, पर ये ओविडक्ट, तो ये कौन सा होगा राइट, ये कौन सा होगा लेफ्ट, एंड दिस इज कॉमन ओविडक्ट, ये कॉमन ओविडक्ट आ जाएगा। यहां पे अगर हम देखें तो हमको 2 स्पर्मेथिका दिखाई दे रहे हैं। स्पर्मेथिका, स्पर्म की सैक, थीका मीन सैक, स्पर्मेथिका मतलब स्पर्म की सैक, वेयर द स्पर्म्स आर स्टोर। इसमें ये लेफ्ट स्पर्मेथिका ये सैक लाइक है, बड़ा है, लार्ज है, जबकि राइट देखिए उस साइज में बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया है एज कंपेयर टू लेफ्ट स्पर्मेथिका। तो मेनली द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोफोर्स आर स्टोर्ड इन लेफ्ट स्पर्मेथिका, यहां पर ये स्टोर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो 7th 8th 9th मिल के ये बनाते हैं चैम्बर, जिसे हम कहते हैं गायनेंट्रियम या ब्रूड पाउच। ये पूरा इन्होंने बनाया है। 7th टुगेदर विद 8th एंड 9th फॉर्म्स द ब्रूड बोट शेप्ड गायनेंट्रियम और ब्रूड पाउच, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। और यहां पर अगर देखें तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जेनाइटल चैम्बर, फर्टिलाइजेशन चैम्बर भी कह सकते हो। फीमेल स्पर्मेटोजोआ को यहाँ स्टोर करके रखते हैं और जैसे जैसे ओवा आता है यहां से स्पर्मेटोजोन को लेके इसको फर्टिलाइज करते हैं। इस चैम्बर में फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको जेनाइटल चैम्बर या फर्टिलाइजेशन चैम्बर कह सकते हैं। फर्टिलाइज्ड एग यहां पहुंचता है तो इसके ऊपर ऊथिका बनता है, कवरिंग बनती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इसको ऊथिकल चैम्बर कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऊथिका या कवरिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो कवरिंग बनती है, ऊथिका बनती है, वो बनती है विद द हेल्प ऑफ सीक्रेशन ऑफ कोलेटेरियल ग्लैंड। देखिए ये कोलेटेरियल ग्लैंड है जो प्रोटीनेशियस सीक्रेशन करते हैं। ये राइट कोलेटेरियल ग्लैंड, ये लेफ्ट कोलेटेरियल ग्लैंड,
ये दोनों मिल के सीक्रेशन करते हैं। उस सीक्रेशन को ये 3 काइटिनस स्ट्रक्चर जो यहाँ हैंग कर रहे हैं, इन्हें आप फीमेल गोनेपोफाइसेस या फीमेल फेलोमियर भी कह सकते हो। ये तीनों काइटिनस स्ट्रक्चर इससे सीक्रेशन लेके एग के ऊपर लगा देते हैं, जिससे ऊथिका बन जाता है। आप कह सकते हो ऊथिका, दिस इज फॉर्म्ड बाय स्क्लेरोप्रोटीन secreted by कोलेटेरियल ग्लैंड। ये बनते हैं स्क्लेरोप्रोटीन से, जो कि कोलेटेरियल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं और एग के ऊपर कवरिंग बना देते हैं। यहाँ इस कवरिंग को ऊथिका कहते हैं और इस चैम्बर को ऊथिकल चैम्बर कहते हैं। टुगेदर बोथ द चैम्बर्स आर नोन एज गायनेंट्रियम। ऊथिकल चैम्बर इज आल्सो नोन एज वेस्टिबुलम। ऊथिकल चैम्बर इज आल्सो नोन एज वेस्टिबुलम। इसको हम वेस्टिबुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओवरियोल्स, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट, स्पर्मेथिका where the sperms are stored, and this is the gynetrium which has 2 parts. This is genital chamber or fertilization chamber where fertilization takes place, and this is known as oothecal chamber where ootheca is formed around the fertilized eggs, and this ootheca is formed by a scleroprotein secreted by both the collateral glands. इनकी मदद से जो है स्क्लेरोप्रोटीन बनता है और स्क्लेरोप्रोटीन एग के ऊपर लगाने का काम ये 3 पेयर्ड 1 2 3 काइटिनस स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। These structures can also be known as फीमेल गोनेपोफाइसिस और फीमेल फेलोमियर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब बात करते हैं कि ये जो एग बना उसको कितने एग बनते हैं और कैसे ले करते हैं। होता क्या है कि एक बार में एक एग चैम्बर में एक ही मैच्योर एग हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 एक ओवरियल में 1 तो 8 में 8 और इधर भी 8 मतलब 16। एट अ टाइम 16 मैच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन एग चैम्बर। इसका मतलब एक बार में जो यहाँ एग आते हैं वो 16 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसीलिए एक बार में 16 एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो सकते हैं और फीमेल उसे बाहर डिपॉजिट करेगी। बात को समझे आप? 16 एग्स। तो यहाँ जो ऊथिका बनता है, जो फीमेल कॉकरोच बनाती है, ईच ऊथिका कंटेन 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स। अब 1-2 एग जो है वो खराब भी हो सकते हैं या फर्टिलाइजेशन नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी है। टोटल 16 ही आए तो 16 मैक्सिमम उनका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उससे थोड़ा कम। तो ईच ऊथिका कंटेन 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स। क्या होता है, फीमेल एक बार में 8 से 10 ऊथिका डिपॉजिट करती है। वो डिपॉजिट करती है उन्हें जहां डार्क प्लेस होती है और सर्वाइसेस होते हैं, कहीं कोई पॉकेट्स होती हैं या क्रैक्स होते हैं वॉल के, ताकि वो दिखाई न दे किसी को, वहां डिपॉजिट करती है। तो 8 से 10 ऊथिका डिपॉजिट करती है और हर ऊथिका में 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। दैट मीन्स आप 14 लाइन नोट भी कर सकते हो। फीमेल लेज 8 to 10 ootheca at a time. Each ootheca contains 14 to 16 fertilized eggs. Each ootheca contains 14 to 16 fertilized eggs. इन एग्स में अब डेवलपमेंट होता है और यहाँ जो डियर डेवलपमेंट होता है ना कॉकरोच में, वो पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो कॉकरोच में जो डेवलपमेंट होता है दैट इज पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, या इसी को हम कहते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। अब ये पायरोमेटाबोलस डेवलपमेंट
कॉकरोच के लिए है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये डेवलपमेंट? इसमें क्या होता है कि जो एग से हैच करते हैं यंग वंस, एग से जो यंग वंस हैच करते हैं उन्हें हम कहते हैं निम्फ, और निम्फ से बनता है इमेगो, इमेगो या एडल्ट। देखिए हम लार्वा नहीं कह रहे, क्योंकि होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट में लार्वा आता है। लार्वा एंटायरली डिफरेंट होता है, पूरी तरह से डिफरेंट होता है एडल्ट से। यहां पे निम्फ आ रहा है। निम्फ जो होता है ना वो एडल्ट की तरह ही होता है, बस उसमें एक अंतर होता है कि उसके पास विंग्स नहीं होते। इसका मतलब ये विंगलेस होता है बस। तो यहां पर पायरोमेटाबोलस डेवलप में जो निम्फ बना एग से इमर्ज हुआ, निम्फ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एडल्ट इन हैबिट, हैबिटेट एंड फॉर्म। उसकी फॉर्म, उसका हैबिट, उसका हैबिटेट बिल्कुल एडल्ट की तरह है। बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि निम्फ में विंग्स नहीं होते और उसमें मोल्टिंग होगी, और मोल्टिंग जब सारी हो जाएंगी तो एंड में उसमें विंग्स अराइज करते हैं आखिरी मोल्ट के बाद। ठीक है, तो निम्फ lacks wings, otherwise it is similar to adult in form, habit and habitat. अब अगर हम बात करें पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना, तो इट मोल्ड्स 13 times to become adult, to become एडल्ट। ये 13 बार मोल्टिंग करता है तब जाके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसमें जो विंग्स आते हैं वो 13th मोल्ट के बाद आते हैं। विंग्स अराइजेस आफ्टर द एंड ऑफ 13 मोल्ट और आफ्टर द एंड ऑफ लास्ट मोल्टिंग। अब ये क्वेश्चन भी एआईपीएमटी में आया हुआ है कि उसने 13th मोल्ट नहीं पूछा, उसने बस पूछा which structures arises at the end of last molt in cockroach। कौन सा स्ट्रक्चर लास्ट मोल्टिंग के बाद कॉकरोच में आता है? और बहुत आसान है, आप जानते हो कौन सा स्ट्रक्चर है वो, विंग्स, क्योंकि बस विंग्स अराइज नहीं किया था। यहीं पे अगर हम बात करें ना, ब्लाटा ओरिएंटालिस एक स्पीशीज होती है कॉकरोच की, ब्लाटा ओरिएंटालिस, इट मोल्ड्स 6 times टू बिकम एडल्ट। ये 6 बार मोल्टिंग करता है एडल्ट में बदलने के लिए, जबकि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना वो 13 बार मोल्टिंग कर रहा था एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। और ये कितनी बार कर रहा है? 6 बार मोल्टिंग कर रहा है एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो आखिरी मोल्ट के बाद इसमें भी क्या आते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन की बात करें तो ये 3 मेन ग्लैंड्स हैं। कॉर्पोरा कार्डियाका, ये पेयर्ड होता है, 2 होते हैं। कॉर्पोरा एलाटा, ये भी 2 होते हैं, और ये दोनों ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं। आपको एक डायग्राम बनाया था, दिखाया था विसरल नर्वस सिस्टम का या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उसमें शो किया था मैंने कॉर्पोरा कार्डियाका और कॉर्पोरा एलाटा। आई थिंक यू रिमेंबर दैट। और वहां बोला था कि इसके फंक्शन को हम बाद में बताएंगे, ये वो समय है जब हम उसको बता रहे हैं। तो ये दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। और प्रोथोरेसिक ग्लैंड ये असल में प्रेजेंट होता है प्रोथोरेक्स में, प्रोथोरेक्स में, इसीलिए इसका नाम प्रोथोरेसिक ग्लैंड है। ये दो और ये एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। अब जरा सा ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम याद कीजिए तो और समझ में आएगा। हम लोगों में हाइपोथैलेमस होता है सुपर मास्टर, वो कुछ हार्मोन्स को बनाता है और उसको स्टोर कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड ऑक्सीटोसिन, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, मगर वहां से ये आके पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और पिट्यूटरी उनको रिलीज करता है। अब ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहां भी ऐसा होता है, जो हार्मोन्स न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ ब्रेन से सीक्रेट होते हैं, दे आर स्टोर्ड एंड रिलीज बाय कॉर्पोरा कार्डियाका। इसका मतलब ब्रेन कुछ हार्मोन बनाता है और उसे पहुंचा देता है कॉर्पोरा कार्डियाका में, जहां वो स्टोर होते हैं और वहां से वो रिलीज होते हैं। जैसे हमारे में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का रिलेशन है,
कुछ वैसा यहाँ पे ब्रेन और कॉर्पोरा कार्डियाका का रिलेशन है। आप जानते हो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन और पिट्यूटरी, वैसे यहाँ पे ब्रेन और कॉर्पोरा कार्डियाका। अब जो हार्मोन ब्रेन इसमें स्टोर करता है और रिलीज करता है वो क्या क्या काम करते हैं जरा देखिए। हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, जो हार्ट की बीटिंग है उसकी रेट को बढ़ाते हैं, पल्सेशन को बढ़ाते हैं। एरो ऊपर मतलब इंक्रीजेस रेट ऑफ हार्ट बीट। दूसरा, ये हिंड गट में पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाते हैं, मगर फोर गट में पेरिस्टाल्सिस को घटाते हैं। हिंड गट में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तेजी से ताकि एब्जॉर्प्शन हो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो। हिंड गट में पेरिस्टाल्सिस को घटाते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए फूड वो क्रॉप में स्टोर हो। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो फैट बॉडी में होता है उसको भी ये बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। प्रोटीन रेस्पिरेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन फैट बॉडी, प्लस रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी मसल्स का मूवमेंट है उसे बढ़ाते हैं ये हार्मोन्स। इस तरह से रेस्पिरेशन को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आपने समझा, जो ब्रेन हार्मोन रिलीज करा रहा है कॉर्पोरा कार्डियाका के थ्रू, वो हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस ऑफ हिंड गट बढ़ा रहे हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट कर रहे हैं और रेस्पिरेटरी मसल्स के मूवमेंट को भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कॉर्पोरा एलाटा, ये मेनली रिप्रोडक्शन से जो कंसर्न हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन करता है। ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है, दे एक्सेलरेट ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ oocyte और ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ oocyte, and they also stimulate the secretion of accessory reproductive glands। इसका मतलब कॉर्पोरा एलाटा के हार्मोन वो oocyte की ग्रोथ कराते हैं, उसका मैच्योरेशन कराते हैं और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, ये कॉर्पोरा कार्डियाका और एलाटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये तीनों मिलके मोल्टिंग कराते हैं। अभी आपको बताया था कि मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग कॉकरोच में पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना में 13 मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग को हम एक्डाइसिस भी कहते हैं, मोल्टिंग या एक्डाइसिस। तो जो मोल्टिंग होती है वो असल में कॉर्पोरा कार्डियाका की वजह से होती है। कैसे? कॉर्पोरा कार्डियाका जो होता है ना डियर, कॉर्पोरा कार्डियाका स्टिमुलेट्स प्रोथोरेसिक ग्लैंड to secrete a hormone known as ecdysone, that is molting hormone। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप टर्म सब कुछ बता रही है। कॉर्पोरा कार्डियाका इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड एक्डाइसोन सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं मोल्टिंग हार्मोन। इसका मतलब ये मोल्टिंग कराता है। तो मोल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया प्रोथोरेसिक ग्लैंड, although it is stimulated by corpora cardiaca। मगर क्या हो कि मोल्टिंग जल्दी जल्दी होती चली जाए तो कॉकरोच जल्दी से बड़ा हो जाएगा, जबकि वो पूरी तरह से अभी बड़ा होने लायक नहीं है और वो जल्दी जल्दी मोल्टिंग हो जाए, बड़ा हो जाए तो क्या होगा, कॉकरोच विल नॉट सर्वाइव। आप फर्स्ट क्लास में आते हैं 1 साल बाद, सेकंड क्लास में जाते हैं 1 साल बाद, थर्ड में जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट से सीधे 10th क्लास में पहुंचा दिए जाए नेक्स्ट ईयर, तो फिर दिक्कत आ जाएगी बहुत। वही यहाँ पे होती है कि मोल्टिंग लगातार नहीं होनी चाहिए। एक मोल्टिंग हुई तो उसको थोड़ा डिले करना चाहिए, थोड़ा सा रोकना चाहिए, फिर उसके बाद मोल्टिंग हो, फिर उसमें डिले आए, फिर मोल्टिंग हो, फिर डिले आए, फिर मोल्टिंग हो। और उसको डिले करने के लिए देखिए, कॉर्पोरा एलाटा एक हार्मोन सीक्रेट करता है नियोटेनिन। ये जुवेनाइल कंडीशन को मेंटेन रखता है, जुवेनाइल, दिस इज जुवेनाइल हार्मोन। तो कॉर्पोरा एलाटा नियोटेनिन या जुवेनाइल हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ये जुवेनाइल कंडीशन को मेंटेन रखता है। जुवेनाइल का मतलब होता है कि जो एडल्ट स्टेज के जस्ट पहले आती है, बच्चे के बाद जुवेनाइल स्टेज और फिर एडल्ट स्टेज आती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। तो जुवेनाइल स्टेट में मेंटेन रखने का काम ये करता है। नियोटेनिन हार्मोन डिलेज मोल्टिंग,
ये मोल्टिंग को डिले करता है। एक मोल्टिंग होने के बाद ये रोक लगा देता है कि रुको अभी, और फिर दूसरी मोल्टिंग होती है, फिर कहता है रुको। तो मोल्टिंग के बीच में रोकने का काम, डिले करने का काम या जुवेनाइल कंडीशन को मेंटेन करने का काम न्यूटेनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, विच इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पोरा एलाटा। तो ये बात हो गई इसके एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन की, और साथ ही साथ हमने बात कर ली मोल्टिंग या एक्डाइसिस की, और उसमें जो हार्मोन कंसर्न है उनके बारे में। तो ये सारी बातें खत्म होती हैं कॉकरोच की। हमने 2 लेक्चर में कॉकरोच के सिलेबस को फिनिश कर दिया, अराउंड 2 आवर्स आप कहिए, और इससे कम नहीं दिया जा सकता। 2 घंटे देना जरूरी है, क्योंकि आपको शुरू में बताया कि एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, तो 2 घंटे कोई भी ज्यादा नहीं है। अगर आप लेक्चर को 2 बार पढ़ लेते हो, इन दोनों लेक्चर को, मान लीजिए 4 आवर्स, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आपका कोई क्वेश्चन इसमें से गलत होगा। मतलब 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, और आज के लिए इतना।